देखिए, आज बहुत टाइप ऑफ लैंप्स हम लोग यूज करते हैं हमारा डेली लाइफ में, हमारा घर में, बाहर रास्ते में, स्ट्रीट लाइट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अबाउट 6,000 different types of lamps we are manufactured till now, about 6,000 types. So it is really a mass number. तो ये सब जो लाइट हम लोग इस्तेमाल करता हूँ, इतना टाइप ऑफ लैंप है। कुछ टाइप ऑफ लैंप एग्जाम्पल आप लोग को मालूम है, तो भी मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। जैसा सबसे सस्ता और हमारा घर में, सबका घर में है, इनकैंडिसेंट लैंप। उसके बाद आर्क लैंप, डिस्चार्ज टाइप लैंप, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड लगा हुआ लैंप, हेलोजन लैंप एटसेट्रा। तो इतना लैंप से एक टाइप ऑफ लैंप है डिस्चार्ज लैंप। और डिस्चार्ज लैंप भी कोई टाइप्स का हमारा बाजार में मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज लैंप अवेलेबल इन आवर मार्केट। जैसा फ्लोरोसेंट लैंप, those types of lamps we are mostly used in our home, fluorescent type of lamp. I am showing you on the picture that types lamp. तो ये फ्लोरोसेंट लैंप है। दूसरा टाइप ऑफ डिस्चार्ज लैंप का एग्जांपल मैं कुछ दे रखा हूँ, जैसा मरकरी वेपर लैंप है। ये मरकरी वेपर लैंप भी बहुत टाइप का होता है, जैसा HPMV मतलब हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, HPMT मतलब हाई प्रेशर मेटल टंगस्टन टाइप ऑफ लैंप, मरकरी टंगस्टन लैंप। उसके बाद हाई प्रेशर MV टाइप ऑफ लैंप्स मतलब एक्स्ट्रा हाई प्रेशर लैंप। ये सब मरकरी वेपर लैंप है। उसके बाद मेटल हैलाइड लैंप है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है, नियॉन लैंप है। ये सब बहुत टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज लैंप जनरली यूज्ड। लेकिन ये सब लैंप का अंदर जो घर का यूज होने वाला लैंप है, घर का अंदर, वो होता है फ्लोरोसेंट लैंप। इसका अगर क्लासीफाई हम करते हैं तो ये आएगा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो ये भी एक प्रकार मरकरी वेपर लैंप है, जो कि लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। पिक्चर में देखिए, ये लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप मतलब वो जो फ्लोरोसेंट लैंप है। ये फ्लोरोसेंट लैंप का और कुछ टाइप हम दिखाया है। ये जो लेफ्ट साइड में, पिक्चर का लेफ्ट साइड में एक मैचिस का स्टिक्स है। तो ये मैचिस का स्टिक्स उसको मेजर करने के लिए, मतलब उसका एक्चुअल साइज पता करने के लिए दिया गया है। तो ये PL टाइप ऑफ लैंप बोलता है। ये भी एक टाइप ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप है। ऊपर वाला जो दो लैंप है, PL लैंप बोलता है इसको। इसके लिए भी चोक जरूरत होता है। स्टार्टर इसका अंदर है, चोक जरूरत होता है इसके लिए। और नीचे वाला जो दो लैंप है वो सिंपल फ्लोरोसेंट टाइप ऑफ लैंप है, ट्यूब लाइट जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए चोक स्टार्टर दोनों का जरूरत होता है। नेक्स्ट स्लाइड में, इन नेक्स्ट स्लाइड another fluorescent type of lamps I am showing. This is called CFL, compact fluorescent type of lamp, CFL. तो आइए, ये जो LPMV लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहा हूँ, मतलब ट्यूबलाइट के बारे में, ये एक टाइप ऑफ लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप इसको क्यों बोलता है ना, इसका अंदर में जो इसमें इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर बोलेंगे। तो LPMV मतलब लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप क्यों बोला जाता है ना, इसमें लो प्रेशर में गैस भरा रहता है, आर्गन गैस भरा रहता है लो प्रेशर में। और वर्किंग प्रेशर कितना है ना, 2 मिलीमीटर
हाइड्रोजन प्रेशर मतलब 2 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर। हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 76 सेंटीमीटर मतलब 760 मिलीमीटर। उसके बदले में ये लाइट का अंदर में 2 mm मरकरी प्रेशर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कहा जाता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ट्यूब का, ये ट्यूब थोड़ा पतला किया जाता है किस लिए ना, ये लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए। अब लोग को मालूम है अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसका अंदर लो प्रेशर जारी रखना आसान होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों, इसका एडवांटेज क्या है ना? बहुत सारी एडवांटेज है इसका, इस टाइप ऑफ लैंप का। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एडवांटेज है एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप इज मच हायर देन एन इनकैंडिसेंट लैंप। व्हाई? A type of incandescent lamp made of carbon filament has a luminous efficiency of only 4 lumen per watt. Only 4 lumen per watt. Advanced जो फिलामेंट लैम्प बाजार में है, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, उसका एफिशिएंसी है 18 लुमेन पर वाट। बदले में ये जो फ्लोरोसेंट टाइप ऑफ लैंप है, इसका एफिशिएंसी काफी अच्छा है, 50 to 100 लुमेन पर वाट। जो CFL का पिक्चर मैं दिखाया था, उसका एफिशिएंसी है नियर 100 लुमेन पर वाट। सो हमारा कॉस्ट सेविंग करने के लिए, कम पैसा में ज्यादा लाइट पाने के लिए हम लोग को जरूरत है ये फ्लोरोसेंट लैंप का। और लाइट के बारे में अगर देखते हैं, देखिए एक स्क्रीन में पिक्चर दिखाया गया है, ये एक फिलामेंट लैंप है, कार्बन फिलामेंट लैंप। ये कार्बन फिलामेंट लैंप हम लोग का लेबोरेटरी में है, काफी पुराना है, तो अभी भी ये वर्किंग कंडीशन में है। तो ये लैंप का एफिशिएंसी 4 लुमेन पर वाट में पहले कहा। लाइफ के बारे में अगर बोलते हैं तो लाइफ ऑल्सो मोर बेटर देन अदर टाइप ऑफ लैंप, मतलब इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट का लाइफ, एवरेज लाइफ है 1000 आवर्स, 1000 आवर्स। दूसरा टाइप ऑफ लैंप जैसा हेलोजन लैंप मान लीजिए, उसका लाइफ है ओनली 200 आवर्स। जो इनकैंडिसेंट लैंप है उसका लाइफ है 1000 आवर्स। बदले में हमारा जो फ्लोरोसेंट टाइप ऑफ लैंप है, इसका लाइफ है अप टू 10,000 आवर्स वर्किंग लाइफ, 10,000 आवर्स। ये 10,000 आवर्स इसीलिए कि ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है, और इसका टाइप ऑफ लैंप डिस्चार्ज लैंप है, और इसमें काफी कुछ मॉडरेशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में बाद में आता हूँ। ठीक है, तो इतना सारी एडवांटेज है, और डिफरेंट साइज में भी मिलता है, डिफरेंट साइज। जैसा जो CFL मैंने दिखाया था पहले, जो छोटा लैंप दिखाया था CFL का साइज आता है 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 11 वाट, 15 वाट, 17 वाट, 20 वाट, 23 वाट, 35 वाट, ये सब रेंज में आता है। और जो नीचे का जो लंबा वाला जो लाइट दिखाया था, मतलब नॉर्मल जो ट्यूब लाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट है, उसका साइज है 20 वाट, जिसका लंबाई 2 फुट है, 40 वाट जिसका लंबाई 4 फुट है, 55 वाट जिसका लंबाई 5 फुट है, एटसेट्रा। और ये डिफरेंट कलर में भी मिलता है, डिफरेंट कलर में आपको येलो मिलेगा, पिंक मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, येलोइश व्हाइट मिलेगा, ब्लूइश व्हाइट मिलेगा। तो डिफरेंट
कलर में भी ये लैम्प मिलता है। तो ये इतना सारी एडवांटेज है, इसीलिए बाजार में डिमांड भी है इसका। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर। कोई सारी कंपनी हमारा इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं ये फ्लूरोसेंट लैम्प, जैसा फिलिप्स, असराम, ये सब जनरली मिलता है। विदेश में और कुछ कंपनियां हैं, वेस्टिंग हाउस, सिल्वानिया, जनरल इलेक्ट्रिक, सीमेंस, ये सब कंपनी भी फ्लूरोसेंट लैम्प का ऊपर काम करते हैं। बाजार में उसका प्रोडक्ट्स मिलता है। और इसका जो रिसर्च वर्क है, ये लैम्प का ऊपर, डिस्चार्ज लैम्प का ऊपर जो रिसर्च वर्क, ये सारी कंपनियां जारी रखे हैं और डेवलपमेंट दिन के दिन होता जा रहा है। इट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। और ये कितना दिन से हो रहा है? बहुत पुराना है। ये फ्लूरोसेंट टाइप ऑफ लैम्प आज से 100 साल पहले से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। 100 साल पहले से, काफी पुराना है। तो अगर गूगल सर्च करेंगे तो इसका इन्वेंटर का नाम आएंगे, एडमुंड गर्मर, जॉर्ज इनम एंड रिचर्ड थियर, ये सब आएंगे। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो लोग ये फ्लूरोसेंट लैम्प का ऊपर काम किए हैं, उनका टाइम दिए हैं और सक्सेस भी हुए हैं कुछ। तो ये सब इन्वेंशन के लिए वो लोग को बहुत तकलीफ भी उठाना पड़ा। जैसा एक साइंटिस्ट था, थे डेनियल मैकफार्लन, a great lamp pioneer of neon and fluorescent lamp. He was unfortunately shot dead by his former employee and his competitor, and who found out that Moore had beat him to an invention. ये सब लाइट इन्वेंशन करने के लिए वो भी उसका कॉम्पिटिटर थे। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ये इतना इम्पोर्टेंट लाइट है जो कि 100 साल से डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी काफी डेवलपमेंट हो चुका है इसका। अभी एडवांटेज के बारे में हम लोग देख लिया, क्या क्या एडवांटेज इससे मिलता है, किस लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आएंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हम लोग ट्यूबलाइट लेके उसका वोल्टेज और करंट कर्व बनाएंगे, लोड नापेंगे, उसका साथ वोल्टमीटर और एमीटर लगा के हम टेस्ट करेंगे, तो ऐसा कर्व आएगा। तो ये कर्व हॉरिजॉन्टली जो है वोल्टेज कर्व, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जब ये स्टार्ट होगा, फिर करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ये काफी ये प्रैक्टिकल रिलेटेड टेस्ट करके ये इसको मालूम पड़ता है। उसके बाद आएगा वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे ये काम करता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल, इसका लाइट कैसे पैदा होता है। तो लाइट कौन कौन तरीके से हम लोग को मिलता है, कोई तरीके से मिलता होगा, जैसा टेम्परेचर, इनकैंडिसेंट, आर्क लैम्प, आर्क से मिलता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी मिलता है, जैसा ये फ्लूरोसेंट लैम्प में है। तो ये तो डिस्चार्ज लैम्प है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पतला ट्यूब इस्तेमाल होता है, ट्यूब का अंदर गैस रहता है। कौन सा गैस? आर्गन गैस, जो कि 2 mm मरकरी प्रेशर में रहता है। तो उसका अंदर में डिस्चार्ज होता है, गैस का अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से अल्ट्रावायोलेट रे पैदा होता है, जिसको विजिबल लाइट में
कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग फॉस्फर, बाय यूजिंग फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंट मटेरियल। ठीक है, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes through gases, then ultraviolet radiation manufactured inside the gas, and then it is converted to visible light waves. This is the working principle of fluorescent lamp. तो ये वर्किंग प्रिंसिपल सही से समझने के लिए और इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में समझने के लिए कुछ टर्म्स हमको जानना पड़ेगा, कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि आसान कर देगा इसका कंस्ट्रक्शन समझने के लिए और इसका वर्किंग समझने के लिए। तो पहले होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। You are all knows valence electron. Which are valence electron? A valence electron of the conductor atoms are those whose loosely bound to the atomic nucleus. At room temperature, the thermal energy of the conductor is adequate to break the bond of the valence electrons to any one nucleus. These unbound electrons moves at random within the conductor and known as free electrons. यहाँ पे पिक्चर में और कुछ दिखाया था, ये भी फ्लोरेसेंट लैम्प का एग्जांपल है। तो हम लोग पहले जो दिखाया था ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि रूम टेम्परेचर में अनबाउंड रहता है न्यूक्लियस से और कंडक्टर का अंदर फ्री रहता है। तो ये सब अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूव्स एट रैंडम within the conductor are known as free electrons. देन सरफेस बैरियर, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कंडक्टर का अंदर ही रहता है, कंडक्टर का अंदर ही रैंडमली घूमता रहता है, बट कंडक्टर से निकल नहीं पाता है। क्यों ना? सरफेस बैरियर के लिए। सरफेस बैरियर क्या है ना? ये एक बैरियर जो कि मेटालिक सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता है, सरफेस बैरियर। अगर बाहर से कुछ एनर्जी उसमें दिया जाए तो क्या होगा? ये सरफेस बैरियर टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकलेगा। तो ये जो एनर्जी, ये एनर्जी को क्या बोलता है ना? वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल, ऑफ दैट कंडक्टर मटेरियल, वर्क फंक्शन। The amount of additional energy required to emit an electron from a metallic surface is called work function of that conductor material. जितना एनर्जी देने से एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा वो सरफेस से, उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। ये वर्क फंक्शन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ना? नेचर ऑफ मेटल, प्यूरिटी, उसका सरफेस कंडीशन, ये सब चीज का ऊपर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। तो वर्क फंक्शन हो गया जितना एनर्जी देने से एक इलेक्ट्रॉन वो निकलता है सरफेस से, ये हो गया वर्क फंक्शन। जो टर्म्स हमारा ये वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए जरूरत होगा बाद में। फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है
ना liberation of electrons from a metal surface of a substance. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना, तो सरफेस बैरियर है, निकल नहीं पाता है, फिर उसमें एनर्जी दिया, वर्क फंक्शन, उससे वो एनर्जाइज होके इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा. ये इलेक्ट्रॉन एमिशन is nothing but liberation of electrons from surface of a substance. Different types of emission are there: fermionic emission, field emission, photoelectric emission, secondary emission. तो हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक्स फ्लोरोसेंट लैम्प, इसमें थर्मियोनिक एमिशन का इस्तेमाल होता है. तो थर्मियोनिक एमिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग थर्मल एनर्जी टू इट. अगर गर्म करते हैं तो उससे फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा. थर्मियोनिक एमिशन. ये थर्मियोनिक एमिशन प्रोसेस हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, थर्मियोनिक एमिशन का, फिलामेंट में. कहाँ थर्मियोनिक एमिशन होता है? फिलामेंट में होता है. बाद में हम बताता हूँ. थर्मियोनिक एमिशन हो गया. फिर ये जो थर्मियोनिक एमिशन है फिलामेंट में होता है. तो एक फिलामेंट का पिक्चर मैं आप लोग को दिखाता हूँ. देखिए, ये ट्यूबलाइट का एक फिलामेंट का पिक्चर है. ये फिलामेंट किस चीज का बना होता है? ना टंगस्टेन का. क्यों? ना टंगस्टेन का कुछ एडवांटेज है. आप लोग को मालूम है टंगस्टेन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या एडवांटेज है? इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस. हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, हमारा सुविधा क्या होगा ना, हाई टेम्परेचर में वो डिग्रेडेड कम होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और हाई टेम्परेचर में वो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा. हाई वेपोराइजिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी भी बहुत अच्छा है. उसको बहुत अच्छा तार बनाया जाता है, तार से उसको कॉइल्ड करके कॉइल फिलामेंट बनाया जाता है. तो डक्टिलिटी का ये एक मतलब एडवांटेज है. और क्या है? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ. वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेता है. अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो वो फ्रैजिल होगा, तो टूट जाएगा. लेकिन ये डक्टाइल भी है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है, इसीलिए वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. तो इतना सारे एडवांटेज है टंगस्टेन का. तो इसीलिए टंगस्टेन फिलामेंट हम लोग इस्तेमाल करता हूँ ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट इलेक्ट्रोड ऑफ एन फ्लोरोसेंट लैम्प. ठीक है. और जो थर्मियोनिक एमिशन मैंने बोला था, थर्मियोनिक एमिशन, ये थर्मियोनिक एमिशन का सुविधा के लिए, थर्मियोनिक एमिशन का सुविधा के लिए इसमें कुछ कोटिंग रहता है. कौन सा कोटिंग? ना इलेक्ट्रॉन एमिसिव कोटिंग. किस चीज का? ना कुछ मेटल ऑक्साइड जैसा बेरियम एंड स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ऑफ बेरियम एंड स्ट्रोंशियम कोटिंग रहता है फिलामेंट का ऊपर. तो कोटिंग का फायदा क्या है ना, इससे हमारा जो वर्क फंक्शन मतलब वो कम हो जाता है.
using of metal oxide of barium and strontium decreases the temperature, decreases the thermionic emission temperature to 750 डिग्री सेल्सियस। अगर प्योर टंगस्टन का इस्तेमाल होता तो ये थर्मियोनिक एमिशन करने के लिए 2300 डिग्री सेल्सियस का जरूरत होगा। अगर हम लोग प्योर टंगस्टन का फिलामेंट इस्तेमाल करता हूं तो थर्मियोनिक एमिशन के लिए 2300 डिग्री सेल्सियस का जरूरत होगा, लेकिन उसमें बेरियम स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड अगर लेप चढ़ाया जाए, कोटिंग, इफ वी यूज कोटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड्स ऑफ बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, then the thermionic emission temperature will be reduced to 750 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा एनर्जी लॉस कम हो जाएगा, कम एनर्जी में हम लोग लैम्प को ऑपरेट करा सकता हूं। तो ये सब डेवलपमेंट हुआ है। तो फिलामेंट का कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग को मालूम हुआ। ये कॉयल एक फिलामेंट इलेक्ट्रोड है जिसमें हीट किया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। और उसका बाहर में देखिए एक मेटल स्ट्रिप का कवर है, ऑब्लोंग मेटल कैथोड शील्ड। ये जो शील्ड है, ये शील्ड किस लिए यूज होता है ना, ये शील्ड का काम है जो टेम्परेचर बन रहा है फिलामेंट में एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, वो टेम्परेचर को बाहर फैला देता है। मतलब it will reduces the intensity of heat। तो इससे फायदा क्या है? It is helps to reduce the lamp and darkening। जो साइड में काला बन जाता है ना, वो काला होना रुकता है। तो इसीलिए ये ऑब्लोंग मेटल कैथोड शील का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फिलामेंट के का कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग का जानकारी थोड़ा हो गया है। ये देखिए, ये पिक्चर में एक ट्यूबलाइट का एंड काला हो गया, ये दिख रहा हो। बाद में देखेंगे तो ये जो ब्लैक हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये बाद में हम बोलेंगे। और ये जो ब्लैक हो गया, ट्यूबलाइट खराब हो गया, उसको भी रीयूज करने का तरीका हम एक बताएंगे, जो हम लोग करता हूँ शॉर्ट टाइम के लिए, वो बाद में बताएंगे। फिर इसका डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आता हूँ। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्सेसरीज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। उसमें से एक इम्पोर्टेंट है चोक। ये जो चोक है, ये चोक एक सिंपल इंडक्टेंस चोक है, इंडक्टिव चोक है। इसका अंदर में जस्ट एक कॉइल है, इसका करंट रेटिंग 0.38 एम्पियर, और ये सर्किट में लगाया जाता है। सर्किट हम दिखाएंगे, वो सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है। ये जरूरी है यूज करना। इसका दो काम होता है। एक तो ये लैंप को स्टार्ट करने में, मतलब चालू करने में लगता है, और ये बैलास्ट का हिसाब से भी काम करता है। इसका दो काम है। It works as a ballast during running of the lamp, and second काम है, at the time of starting it produces high voltage। ये जो डिस्चार्ज लैम्प, ये डिस्चार्ज लैम्प चालू होने के लिए हाई वोल्टेज का जरूरत है। कितना ना, कम से कम 800 से 1000 वोल्ट का जरूरत है। दूसरा टाइप, जितना डिस्चार्ज लैम्प है
सभी लैम्प को स्टार्ट करने में थोड़ा वोल्टेज ज्यादा ही लगता है। बाद में हम लोग दूसरा टाइप ऑफ लैम्प जब डिस्कस करेंगे तो अब देखेंगे। लेकिन ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट है, ये स्टार्ट करने में 800 से 1000 वोल्ट लगता है। कैसे बनता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में और थोड़ा जानकारी बाकी है। जैसा इसका ट्यूबलाइट, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का अंदर कोटिंग रहता है, फॉस्फर कोटिंग, फ्लोरेसेंस मटेरियल का कोटिंग, जिसको फॉस्फर कहते हैं। ये फॉस्फर का कोटिंग रहता है। ये फॉस्फर कोटिंग का काम क्या है ना, अल्ट्रावायलेट रे डिस्चार्ज से जो अल्ट्रावायलेट रे बनता है उसको विजिबल लाइट रे में कन्वर्ट करना। तो ये काम है फॉस्फर कोटिंग का। ये इनसाइड वॉल में रहता है। जो ट्यूबलाइट है उसका इनर वॉल में पाउडर जैसा लगा रहता है, पाउडर जैसा। अगर कभी टूटा हुआ लैंप आप लोग देखे हैं तो उसमें पता चलेगा, जो अंदर में इनर वॉल में सफेद सफेद कोटिंग रहता है। तो ये कोटिंग में और कुछ फॉस्फर के साथ मिलाया भी जाता है, उससे उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसा नॉर्मल जो ट्यूबलाइट हम लोग यूज करता हूँ उसमें मैग्नीशियम टंगस्टेट मिला रहता है फॉस्फर के साथ, तो उससे व्हाइट ब्लू लाइट निकलता है। अगर उसमें कैल्शियम टंगस्टेट मिलाया रहेगा तो ब्लू लाइट पैदा होगा। अगर हमको ग्रीन लाइट चाहिए तो उसमें जिंक सिलिकेट रहेगा। अगर येलो व्हाइट चाहिए तो जिंक बेरिलियम सिलिकेट रहेगा। अगर पिंक चाहिए, पिंक कलर का लाइट, तो कैल्शियम बोरेट रहेगा। अगर येलो पिंक चाहिए तो कैडमियम सिलिकेट रहेगा। तो ये जानकारी आपको थ्योरी किताब से मिल जाएगा, जो एम.एल. अनवानी का किताब मिलता है, उसमें ये लिखा हुआ है। तो वहां से ही ये मैं बोल रहा हूँ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, ये सब केमिकल्स जो फॉस्फर के साथ मिलाया जाता है उससे मिलता है। तो ये चोक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये चोक एक इंडक्टिव कॉइल है, जनरली कॉपर का है। कॉपर का वाइंडिंग रहता है और आयरन कोर का ऊपर ये वाइंडिंग किया रहता है। और ये स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज पैदा करने में लगता है। कैसे लगता है ये ना, जब सर्किट में जो स्टार्टर एक इस्तेमाल होता है, स्टार्टर भी पिक्चर दिखाता हूँ स्टार्टर का। ये देखिए स्टार्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड, बहुत टाइप का स्टार्टर मिलता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर भी मिलता है, कुछ थर्मल स्टार्टर मिलता है, कुछ ग्लो टाइप स्टार्टर मिलता है। ये देखिए ग्लो टाइप स्टार्टर का एक पिक्चर है, ग्लो टाइप स्टार्टर। ये ग्लो टाइप स्टार्टर कैसे बनता है ना, इसका अंदर में ये ग्लो टाइप स्टार्टर में एक ग्लास ट्यूब है, और ग्लास ट्यूब का अंदर में एक थर्मल स्विच है, जो कि 2 बायोमेटालिक स्ट्रिप से बनता है। 2 बायोमेटालिक स्ट्रिप से एक थर्मल स्विच बनता है, और इसका अंदर में हीलियम रहता है। तो इनसाइड ए ग्लो स्टार्टर, a glass tube used, inside which 2 bimetallic strips are there. Some quantity of helium gases kept there in low pressure. तो जब ये सर्किट के साथ जोड़ा जाता है 230 वोल्ट सर्किट में, तो ये क्या होता है ना, ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप, ये पहले ओपन रहता है, नजदीक रहता है लेकिन ओपन रहता है।
तो 230 वोल्ट देने पर गैस डिस्चार्ज चालू हो जाता है। इट स्टार्टेड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हीलियम गैसेस फ्रॉम वन बायोमेटालिक स्ट्रिप टू द अदर बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो इससे फायदा क्या है ना, ये हीटेड ऑफ हो जाता है, और हीट ऑफ होके क्या होता है, जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये बेंड हो जाता है, बेंड होके ये स्विच को ऑन कर देता है। ये ग्लो स्टार्टर का काम, ठीक है। तो एज ए स्विच ये काम करता है। फिर जब जुड़ गया बाई हीट, जनरेटिंग हीट, ये जब जुड़ गया तो एज क्लोज स्विच काम किया। अगर जुड़ गया तो उस समय और हीलियम गैस का अंदर से डिस्चार्ज नहीं होगा और वो ठंडा होता जाएगा। तो कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाएगा और अपना आप वो जो क्लोज स्विच था वो ओपन हो जाएगा। तो हमारा पावर सप्लाई 230 वोल्ट में ये लगा रहेगा, तो एक बार ऑन होगा तो एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑन होगा तो एक बार ऑफ होगा, ऐसा चलता रहेगा। तो ये नथिंग बट स्विच, ठीक है। तो ये एक्सेसरीज लगता है इसको जलाने में। ये भी और एक टाइप का चोक दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक चोक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस टाइप ऑफ लैंप एफिशिएंसी को और बढ़ा देता है। तो आइए ये चोक के बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चोक के बारे में। ये एक पिक्चर है, देखिए इसमें डिफरेंट रेडिएशन दिखाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। ये स्पेक्ट्रम क्या क्या है ना, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव एक्सेट्रा है। तो उसमें विजिबल लाइट रे, देखिए थोड़ा सा छोटा जो एरिया है विजिबल लाइट रे, ये विजिबल लाइट रे हमारा आंख में मालूम होता है। वी कैन सेंस ओनली विजिबल लाइट रेज। जो पैदा करने के लिए ये फॉस्फर कोटिंग, जो ट्यूबलाइट है उसका इनसाइड वॉल में जो फॉस्फर कोटिंग इस्तेमाल होता है वो बनाता है। तो आइए इसका वर्किंग डिटेल्स में थोड़ा और डिस्कस करता हूँ। इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोड, जो थर्मियोनिक एमिशन से बनता है जो इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, कोलिड विथ गैस एटम्स इनसाइड द ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का अंदर जो आर्गन गैस पार्टिकल्स है 2 मिलीमीटर प्रेशर में, उसका ऊपर टकराता है और एटम को आयोनाइज्ड कर देता है। और एटम को आयोनाइज्ड कर देंगे तो क्या होगा, एटम से अल्ट्रावायलेट रे निकलेगा। इलेक्ट्रॉन इन द एटम टू टेम्पोररीली जंप अप टू द हायर एनर्जी लेवल। जब भी ये इलेक्ट्रॉन जाके एटम में टकराएगा तो एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में उठ जाएगा। And this kinetic energy delivered by the colliding electron. This is why the collision is called inelastic collision. Higher energy state, ये जो आर्गन गैस का जो एटम को टकराया, थर्मियोनिक एमिशन से पैदा हुआ जो इलेक्ट्रॉन वो टकराया, तो क्या हुआ, वो हायर एनर्जी लेवल में उठ गया उसका इलेक्ट्रॉन, आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉन उठ गया तो क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल में चला गया, लेकिन ये कंडीशन अनस्टेबल है। दिस हायर एनर्जी स्टेट इज अनस्टेबल एंड द एटम विल एमिट अल्ट्रावायलेट फोटोन, ठीक है। एज द एटम्स इलेक्ट्रॉन रिवर्ट्स टू ए लोअर एंड मोर स्टेबल एनर्जी लेवल, the photon that released from chosen gas mixture to tends to have a wavelength in the ultraviolet part of spectrum. लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग महसूस नहीं कर सकता हूँ, उससे लाइट नहीं निकलेगा।
दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, ये कैसे विजिबल होगा ना, इसको फ्लुओरेसेंस मटेरियल का ऊपर फिर गिराना है। दिस इज डन बाय मेकिंग यूज ऑफ फ्लुओरेसेंस पाउडर। This fluorescent conversion occurs in the phosphor coating of the inner surface of the fluorescent tube. When ultraviolet photons are absorbed by electrons in the phosphor atoms, causing similar energy jam. जैसा कि अल्ट्रावायोलेट रे निकला था एनर्जी जाम करके, वैसा ही वो फॉस्फर कोटिंग का जो एटम है उसका ऊपर वो जो अल्ट्रावायोलेट रे है वो गिरेगा और उसका एटम को भी एनर्जाइज करेगा और उसमें भी सिमिलर एनर्जी जाम होगा। Then drop with emission of further photon. The photon that emitted from the second interaction has a lower energy than the first. The chemicals that make up the phosphor are specially chosen. स्पेशली चूज किया जाता है फॉस्फर को, जिससे कि अल्ट्रावायोलेट रे गिरेगा तो उससे विजिबल लाइट निकलेगा। ठीक है, आप लोग को मालूम है ये विजिबल लाइट कितना है, उसका वेवलेंथ 380 से 740 नैनोमीटर। 380 टू 740, 380 टू 740 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ है। और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, 430 से 750 टेराहर्ट्ज। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी है 430 से 750 टेराहर्ट्ज और उसका वेवलेंथ है 380 से 740 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, विजुअल लाइट कैसे निकला ना, वो जो एनर्जी जंप हुआ है। ठीक है, फॉस्फर कोटिंग में अल्ट्रावायोलेट रे गिरने से वहां से फिर एनर्जाइज हुआ और फिर लोअर एनर्जी में उसका जंप हुआ तो उससे विजिबल लाइट रे निकला। ठीक है, दिस इज behind the principle behind producing visible light from ultraviolet ray inside the fluorescent tube light. अभी ट्यूबलाइट जल रहा है लेकिन थोड़ा गर्म होता है, उसका पूरा बॉडी गर्म होता है। क्यों होता है ना, ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एब्जॉर्ब्ड अल्ट्रावायोलेट फोटोन एंड द एमिटेड विजिबल लाइट, ये डिफरेंस हीट में चेंज हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ट्यूबलाइट गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलस्ट ना, ओनली इलेक्ट्रॉनिक बैलस्ट के बारे में। ये नॉर्मल बैलस्ट कैसे काम करता है थोड़ा पिक्चर में दिखाता हूँ। देखिए ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट में बैलस्ट, देखिए बैलस्ट है और एक स्विच भी है, सिंपल पियानो स्विच, एसपी स्विच, सिंगल पोल स्विच। ये सीरीज में देखिए जुड़ा हुआ है फिलामेंट के साथ। फिर स्टार्टर लगा हुआ है, स्टार्टर के साथ एक कैपेसिटर छोटा सा लगा हुआ है। क्यों, what is the purpose of using the small capacitor inside the starter of a fluorescent tube light set? ना to decrease radio interference। जब ये चालू होता है तो स्पार्किंग होता है अंदर, स्टार्टर का अंदर स्पार्किंग होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आसपास में जो इंस्ट्रूमेंट रहता है जैसा टीवी हो गया, रेडियो हो गया, उसमें इंटरफेरेंस तो बनाएगा। तो ये इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग वो कैपेसिटर लगाता है। ठीक है, तो जब स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, 230 वोल्ट अक्रॉस स्टार्टर
एक्ट किया तो स्टार्टर में ग्लो डिस्चार्ज चालू हो गया और फिलामेंट से करंट बहने लगा। 0.38 एम्पियर मैक्सिमम रेंज है, तो उतना करंट बहने लगा और फिलामेंट गर्म हो गया। फिलामेंट गर्म हो गया तो क्या हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगा ड्यू टू थर्मियोनिक एमिशन। एंड ये इलेक्ट्रॉन गैस का अंदर जो और 5 मिनट है। यस सर ओके। गैस का अंदर जो आर्गन गैस पार्टिकल्स है उसको टकराएगा, उसमें उसको आयोनाइज करेगा और इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और वंस सफिशिएंट आयोनिक पार्टिकल्स इनसाइड रहेगा तो ये डिस्चार्ज चालू हो जाएगा। डिस्चार्ज चालू हो जाएगा तो लाइट ऑन हो जाएगा। वंस द लाइट्स ग्लोइंग स्टार्टेड ग्लोइंग, देन इसका वोल्टेज ड्रॉप 110 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टर का अंदर 110 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि कुछ वोल्टेज करंट इससे पास हो जाएगा ट्यूबलाइट के अंदर से। तो क्या हो गया, वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो ऐसा ही पड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये डबल ट्यूबलाइट का कनेक्शन। ये डबल ट्यूबलाइट क्यों लगाया जाता है? एक ट्यूबलाइट सर्किट का साथ एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है टू मिनिमाइज स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या है? कोई रोटेटिंग अगर रहेगा इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी और पार्टिकल्स और रोटेटिंग पार्ट्स, तो क्या होगा, इसका एक्चुअल स्पीड पता नहीं चलेगा, उसका एक्चुअल डायरेक्शन पता नहीं चलेगा अगर एक सिंगल ट्यूबलाइट जलता है तो। लेकिन ये सर्किट से अगर डबल ट्यूबलाइट जला जाए जिसका एक सर्किट के साथ एक कंडेंसर जुड़ा रहेगा, तो क्या होगा, ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा और हमारा एक्चुअल स्पीड पता चलेगा। जैसा पंखा का स्पीड बोल सकते हैं या लेद का चाक बोल सकते हैं। तो वर्कशॉप में जनरली ये डबल ट्यूबलाइट कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज, जब इसका लाइफ खत्म हो जाता है तो क्यों खत्म हो जाता है ना, लॉस्ट ऑफ ये जो कैथोड है, ये मतलब इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में जो एमिसिव कोटिंग लगा रहता है, इलेक्ट्रॉन एमिसिव कोटिंग, वो धीरे धीरे डेटोरिएट हो जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। एक टाइम आएगा जो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन उससे नहीं निकलेगा और वो काम नहीं करेगा, तो लाइट जो है, ये लैम्प जो है डेड हो जाएगा। दूसरा है इसका अंदर में मरकरी। इसका अंदर में जो मरकरी रखा रहेगा ट्यूबलाइट का अंदर, ये मरकरी भी धीरे धीरे वो ग्लास के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल के साथ करेगा, ऐसा करके खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो इससे भी ये लाइफ कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो फॉस्फर कोटिंग लगा रहता है, इसका भी आयु कम है, मतलब आयु अच्छा है, लेकिन ये भी धीरे धीरे डेटोरिएट होता जाता है टाइम के साथ साथ। ऐसा देखा गया है 25,000 घंटा में इसका जो लाइफ है आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे लाइट जब पुराना होता जाएगा तो क्या होगा, उसका एफिशिएंसी कम होता जाएगा, उसका कलर में चेंज आएगा। ठीक है, इसका थोड़ा पिंकिश उसमें ग्लोइंग आ जाएगा, डिम पिंक। ठीक है, तो एक्सटेंडेड रन अप टाइप हो जाएगा। तो जलने में भी थोड़ा देर लगेगा, अगर मरकरी कम रहेगा जलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो लगभग 20 बिलियन डेड लैंप ईयरली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये इतना लाइट को, इतना लैंप को क्या किया जाए, ये लाइट को जलाने के लिए मैं एक सर्किट दिया हूँ। ये सर्किट देखिए, इसमें डीसी सप्लाई दिया गया है, डीसी सप्लाई एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा के, और बाकी जो फिलामेंट कट गया है उसको हम शॉर्ट कर दिया है। तो शॉर्ट कर देने पर ये नॉर्मली जलेगा कुछ दिन, अप टू नया ट्यूबलाइट खरीदने का टाइम तक ये जलेगा। और ये आप लोग टेस्ट करके देख सकते हैं अगर घर का ट्यूबलाइट खराब हुआ तो। ठीक है, लेकिन अगर रिप्लेस करने का सुविधा है तो इसको जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर ये ट्यूबलाइट खराब हो गया, उसका एंड ब्लैक हो गया, वो बार बार फ्लिकर कर रहा है, जल नहीं रहा है, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, और उसको ये जो लाइट है इसका डिस्कार्डिंग, मतलब ये हैजार्डस मटेरियल है, इसमें मरकरी है तो पोल्यूशन होता है इससे, तो इसको सही से डिस्कार्डिंग किया जाएगा। हाँ, इसको बाहर रास्ते में या अस्ताकुंड में ये नहीं फेंकना है इसको। ठीक है, तो ये इसका डिस्पोजल हो गया।
ठीक है। और काफी चीज रह गया है, वो बाद में कभी चांस मिलेगा तो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस का कुछ सर्किट मैं डिस्कस करने का सोचा था, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला। ये देखिए सर्किट है, इसका डिफरेंट पार्ट्स है सर्किट का, ठीक है। नेक्स्ट कभी ट्राई करेंगे। आज के लिए यही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।